हेलो फ्रेंड्स, एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है स्टॉक एसआईपी वर्सेस म्यूचुअल फंड एसआईपी। काफी सारे लोगों का क्वेश्चन है कि स्टॉक एसआईपी और म्यूचुअल फंड एसआईपी में क्या डिफरेंस है और इसके अंदर कितना रिटर्न मिल सकता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टॉक एसआईपी के क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या नुकसान है, और सामने ही म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या नुकसान है, और ये दोनों के डेटा भी हम निकालेंगे और उसका कैलकुलेशन का कंपैरिजन करके भी देखेंगे कि कौन सी एसआईपी में आपको सबसे ज्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले हम दोनों मेथड के प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, उसके बाद दोनों का रिटर्न कंपैरिजन करेंगे। मैंने कुछ डेटा निकाला है, उससे हमें पता चलेगा कि कौन सी एसआईपी में आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, एंड लास्ट में कंक्लूजन देखेंगे कि कौन सा आपके लिए सबसे सही रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं स्टॉक एसआईपी। स्टॉक एसआईपी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आपको यहाँ पे ह्यूज अमाउंट चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कि 10 शेयर का एक लिस्ट बनाते हैं और 10 शेयर में आप एसआईपी करके इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको 10 शेयर की जो एक एक क्वांटिटी की अमाउंट होगी उतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप बैलेंसिंग करके चलते हैं कि सभी शेयर में आपको इक्वल अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो सभी शेयर की प्राइस अलग अलग होगी, तो उस हिसाब से आपका जो एसआईपी का अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा बन के निकल के आएगा, जो लगभग 50,000 से लेके 80,000 तक हो सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है स्टॉक एसआईपी का। इसके सॉल्यूशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे 10 या 20,000 रुपए से भी एक बड़ी बास्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं मंथली। दूसरा पॉइंट है कैन नॉट इन्वेस्ट फिक्स अमाउंट पर मंथ लाइक 5,000 10,000। तो मान लीजिए कि अगर आपने अपना बजट निकाला और आपने सोचा है कि हर मंथ में 5,000 10,000 15,000 ऐसा कोई फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करूं, तो स्टॉक एसआईपी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टॉक की प्राइस है वो वेरी होती रहती है। तो स्टॉक का जो प्राइस होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। जबकि सामने की ओर अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में देखें तो वहां पे आप 5,000 के हिसाब से आपके यूनिट अलॉटेड होंगे, मतलब कि वहां पे जो यूनिट है वो इंटीजर फॉर्म में नहीं होंगे, लेकिन वो पॉइंट के फॉर्म में भी आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी एनएवी का प्राइस है 50 रुपए, तो आपको 100 एनएवी मिल गए। अगर मान लीजिए कि उसका प्राइस हो गया 51, तो उस हिसाब से वो एडजस्ट होकर आपको एनएवी मिल जाएंगे। तीसरा पॉइंट है कैन इन्वेस्ट इन फिक्स क्वांटिटी ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे आपको एक फिक्स क्वांटिटी करना पड़ेगा कि मुझे 1 शेयर खरीदना है, 2 शेयर खरीदना है, तो इस तरह से आप एसआईपी कर सकते हैं। ये ऑप्शन जीरोधा के अंदर अवेलेबल है, तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप जीरोधा में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एडिशनल डिविडेंड गेट डायरेक्टली इन बैंक। तो जब आप स्टॉक एसआईपी करते हैं तो आपको एडिशनल डिविडेंड जो मिलता है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे एडिशनल बेनिफिट है, आपका जो रिटर्न में गिन के दिखाऊंगा उसके ऊपर स्टॉक अगर 1% to 2% का डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो वो आपका एडिशनल इनकम है। नेक्स्ट पॉइंट है नो एक्सपेंस रेशियो। जनरली जो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं उसमें जब आप स्टॉक परचेस करते हैं तब कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ता है। जब आप पूरा स्टॉक एक साथ सेल करेंगे तभी आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका एक्सपेंस लगभग नेग्लिजिबल हो जाता है। अगर उसके कंपैरिजन में हम म्यूचुअल फंड एसआईपी देखें तो आपका पोर्टफोलियो प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो, आपको 1% के आसपास का एक्सपेंस रेशियो हर साल कटेगा। अगर उसका हम कंपाउंडिंग इफेक्ट देखें तो 10 साल में 15 या 20% हो जाता है। तो आपका जो टोटल रिटर्न बना है उसमें से 15-20% के आसपास तो सिर्फ आपका एक्सपेंस ही लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपने स्टॉक सिलेक्शन में कोई गलती कर दी है और आपके ज्यादातर स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आपका स्टॉक एसआईपी का रिटर्न बहुत ही ज्यादा कम हो सकता है, इवन कि वो मार्केट को बीट भी ना कर पाए। तो यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपकी एक्सपर्टाइज है कि जो आप स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें आपको भरोसा है, तो ही आप स्टॉक एसआईपी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है रिक्वायर्ड टू रिव्यू बिजनेस परफॉर्मेंस और कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू। तो यहाँ पे चीज ध्यान रखने वाली है, एक्चुअली पॉजिटिव पॉइंट है कि जब आप 10 या 15 स्टॉक का एक लिस्ट बना के उसके अंदर एसआईपी करते हैं तो आपको देखते रहना है क्वार्टरली कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई भी इश्यू नहीं है। अगर हम येस बैंक की बात करें तो येस बैंक निफ्टी 50 का शेयर था, लेकिन उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इश्यू आया और उसके बाद आप देख सकते हैं कि येस बैंक का शेयर जो 300 रुपए के आसपास चल रहा था वो आज 14 रुपए के आसपास चल रहा है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपके पोर्टफोलियो में अगर कोई ऐसी कंपनी है कि जिसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू आता है तो आपको तुरंत ही ऐसी कंपनी में एसआईपी बंद कर देनी है और उसकी जगह कोई दूसरी कंपनी आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी में नहीं मिलेगी। म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर जो भी कंपनी सिलेक्ट करेंगे उसके अंदर ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड एसआईपी। तो म्यूचुअल फंड एसआईपी में सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप यहाँ सिर्फ 500 रुपए से भी पर मंथ एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है यूनिट अलॉटेड इन डेसिमल अल्सो, मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि 1 2 3 ऐसे यूनिट मिलेंगे, आपको 0.5 5.5 ऐसे यूनिट भी मिल सकते हैं।
तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पे आप अपना फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5,000, 10,000, 15,000 इस तरह से भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो स्टॉक एसआईपी में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है एक्सपेंस रेशियो इज चार्ज ऑन टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू। तो आपका पोर्टफोलियो अगर बढ़ता भी है तो टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर आपका एक्सपेंस रेशियो लगेगा, तो उससे आपका जो कॉस्टिंग है वो बहुत ही ज्यादा आता है। अगर उसका हम कंपाउंडिंग इफेक्ट गिने तो 10 साल के अंदर वो 15% के आसपास आपका हो जाएगा। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है म्यूचुअल फंड में वो है एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पे मार्केट को बीट करने के लिए फंड मैनेजर को अपना रिटर्न मार्केट जितना तो लाना ही है, प्लस एक्सपेंस रेशियो, उसके ऊपर वो जितना रिटर्न कमा के देगा आपका, वो आपका एडवांस बेनिफिट होगा। अदरवाइज मार्केट एवरेज जितना रिटर्न तो आपको इंडेक्स फंड से भी मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ पे आपका जो रिटर्न है वो फंड मैनेजर की इन्वेस्टमेंट स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। वो म्यूचुअल फंड में आपको जनरली अच्छा फंड मैनेजर सिलेक्ट करना है जिसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल आपको पसंद हो। तो मेरे हिसाब से पारंपरिक म्यूचुअल फंड जो है उसके फंड मैनेजर है उसका इन्वेस्टमेंट स्टाइल वॉरेन बफेट से मिलता जुलता है, और पारंपरिक म्यूचुअल फंड के फाउंडर पराग परिक भी बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर थे और उसका फिलोसॉफी भी बहुत ही अच्छा है। तो पर्सनली मुझे पराग परिक म्यूचुअल फंड बहुत ही बढ़िया लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है जो सबसे ज्यादा ध्यान में रखने लायक है कि अगर आप कोई स्मॉल कैप या फिर मिड कैप टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे लिक्विडिटी इश्यू आ सकता है। तो जब भी आप इस टाइप के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो अगर मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट होती है तो एक साथ बहुत सारे लोग ये फंड में से पैसे निकालने लगेंगे, और इसी वजह से कभी कभी म्यूचुअल फंड मैनेजर इस चीज को हैंडल नहीं कर पाते और लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर डायरेक्टली सर्किट लग जाता है। इसीलिए इस टाइप के म्यूचुअल फंड में रिस्क रहता है कि यहाँ से आप अगर एग्जिट लेने का सोच रहे तो लिक्विडिटी इश्यू आ सकता है। अगर आप एग्जिट नहीं लेते तो आपका जो फंड का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता है। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है म्यूचुअल फंड का। सबसे बड़ा जो फायदा है म्यूचुअल फंड का वो है कि यहाँ पे आपके पास जो बास्केट है वो बहुत ही बड़ी होगी, मतलब कि 25 से लेकर 40 कंपनी का लिस्ट होगा। यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो बहुत ही अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड हो जाता है। म्यूचुअल फंड के केस में आपको ज्यादा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सिर्फ ईयरली एक बार अपने म्यूचुअल फंड का रिटर्न का रिव्यू कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका म्यूचुअल फंड अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो आइए अब हम कुछ डेटा से डिसाइड करते हैं कि म्यूचुअल फंड एसआईपी में कितना रिटर्न मिला है और स्टॉक एसआईपी में कितना रिटर्न मिला है। तो यहाँ पे मैंने डेटा लिया है जनवरी 2010 से लेके मार्च 2021, मतलब 19 मार्च तक के डेटा लिए है। तो एसआईपी सीएजीआर रिटर्न है वो कुछ इस तरह से बन के आया है। अगर हमने निफ्टी बी में एसआईपी किया होता तो ये जो रिटर्न है वो लगभग 12.5% के आसपास मिलता। अगर हमने लमसम पैसे 1 जनवरी 2010 को डाले होते और 19 मार्च को अगर हम विड्रॉ कर लेते तो जो सीएजीआर रिटर्न है वो 10.64 बन के आता। मैंने कुछ म्यूचुअल फंड लिए जो 10 साल से एक्टिव है। अदरवाइज बहुत सारे म्यूचुअल फंड अवेलेबल है लेकिन उसके 10 साल कंप्लीट नहीं हुए, लगभग वो 7-8 साल ही हुए। तो इसीलिए मैंने सिर्फ जो 10 साल हुए वही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है 14.4%, 13%, 14%, 14%, 13%। तो यहाँ पे आप एसआईपी जब करते हैं तब आपका रिस्क है वो एवरेज आउट हो जाता है। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका जो रिटर्न है वो थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकता है या फिर एसआईपी के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम रहेगा लॉन्ग टर्म में। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखें तो शॉर्ट टर्म में ये रिटर्न बहुत ज्यादा हो सकता है। मान लीजिए कि किसी ने मार्च 2020 में इन्वेस्ट किया होता तो आज की डेट में वो लमसम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखते तो लगभग 70-80% होता। अगर एसआईपी का रिटर्न अगर वो देखते तो वो रिटर्न कम होता। लेकिन हम 10 साल का जब टाइम पीरियड लेते हैं तो ये रिटर्न जो है वो लमसम रिटर्न है थोड़ा सा एसआईपी के रिटर्न में कम बन के आएगा, क्योंकि यहाँ पे एसआईपी के केस में आपने जब मार्केट में गिरावट हुई है तभी इन्वेस्ट किया है, मार्केट जब ऊपर था तब भी इन्वेस्ट किया है, तो टोटल आपका एवरेज आउट हो गया है। देखते हैं हम स्टॉक के केस में। तो किसी ने रिलायंस के स्टॉक में 2010 से लेके आज तक एसआईपी की होती तो उसका जो रिटर्न है वो 20.1% बन के आता। एचडीएफसी के केस में 19.8, एचयूएल में 20.5। इस तरह से अच्छे अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता तो आप रिटर्न देख सकते हैं कि इतना बन के आता। यहाँ पे ये जो मैंने कंपनी सिलेक्ट की है 10, वो मैंने 2010 के अंदर निफ्टी 50 में जो अच्छी कंपनी थी उसका लिस्ट है। हो सकता है कि आज की डेट में ये कंपनी निफ्टी 50 में अच्छी कंपनी में ना हो या फिर निफ्टी 50 में भी ना हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं किया उसका रिटर्न भी खराब है। एग्जाम्पल आईटीसी, तो आईटीसी का आप रिटर्न देखेंगे तो ओनली 3% है। टाटा स्टील का आप रिटर्न देखेंगे तो 10% है।
टाटा मोटर का अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 4.7% है, और ये दोनों का रिटर्न भी अभी 2021 के अंदर ये दोनों कंपनी के शेयर में ज़्यादा उछाला है इसलिए दिख रहा है, अदरवाइज आपको ये दोनों रिटर्न माइनस में दिखते हैं। मारुति का रिटर्न जो है वो 18% दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में मारुति के स्टॉक ने 2017 के बाद रिटर्न देना बंद कर दिया है। 2017 तक ये अच्छा परफॉर्म किया था, उसके बाद शेयर बहुत ही स्टेबल चला है, उसी रेंज में चला है, उसके ऊपर नहीं गया है। अगर हम टीसीएस की बात करें तो टीसीएस ने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है और विप्रो ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। इस तरह से आप जब अच्छी कंपनी सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो रिटर्न है वो अच्छा बन के आएगा, लेकिन अगर बाई चांस आपने कोई गलत कंपनी सिलेक्ट कर ली है, आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न है वो अफेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे भी अगर आप 10 कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो एवरेज रिटर्न बन के आया वो 15% का बन के आया। यहाँ पे एक एडिशनल बेनिफिट है कि यहाँ पे 15% के अलावा आपको 1 to 2% का डिविडेंड मिलेगा। यहाँ पे आपका जो टोटल रिटर्न है वो एडिशनल 1% हम गिन सकते हैं। यहाँ पे का डिविडेंड पेड होगा। इन्वेस्ट करने पे आपको 2 to 3% का ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उतना रिटर्न कम बनेगा। स्टॉक में इन्वेस्ट करने का एक और बेनिफिट भी है, अगर आपको पता चलता है कि कंपनी अच्छी नहीं है या फिर कंपनी का रिजल्ट है वो अफेक्ट हुआ है तो आप एक कंपनी से निकल भी सकते हैं। हम रिलायंस के केस में देखें तो रिलायंस में जब इन्वेस्ट करना चालू किया 2010 के अंदर से लेके लगभग 5-6 साल तक उसका जो रिटर्न है वो लगभग नेग्लिजिबल रहा। मतलब कि जो स्टॉक है वो अपनी एक रेंज में ही घूमता रहा, उसके बाद इस स्टॉक ने परफॉर्म करना चालू किया है, तो यहाँ से आपको रिटर्न दिखेगा। अब दूसरा है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक में देखें तो कंपनी का स्टॉक है वो 2 साल के बाद ही पॉजिटिव साइड चला गया, और आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली ऊपर ही जाता रहा है। कोरोना की वजह से जो मार्केट में डीप आया वहाँ पर ही इसका रिटर्न है वो थोड़ा नीचे की साइड आया, अदरवाइज कंसिस्टेंटली ऊपर ही जा रहा है। एचयूएल के केस में अगर हम देखें तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, अभी 2 साल के अंदर जो रिटर्न है वो पॉजिटिव साइड चला गया और ऊपर ही चला जा रहा है। देख सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। नेक्स्ट है आईटीसी। आईटीसी भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा था 2018 तक। 2018 के बाद स्टॉक में गिरावट आनी चालू हुई है, उसके बाद से स्टॉक एक अपनी रेंज में ही स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन किसी का बिजनेस देख के ऐसा लगता है कि फ्यूचर के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा वो रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है। नेक्स्ट 10 ईयर तक आप आईटीसी में एसआईपी करते हैं तो आपको यहाँ से भी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन आईटीसी की एक बहुत ही बेहतरीन बात है कि अगर आप इसका डिविडेंड यील्ड देखें तो वो लगभग 3 to 5% के आसपास है। यहाँ पे सिर्फ आईटीसी का जो रिटर्न बन के आया उसके ऊपर आप डिविडेंड भी जोड़ लेंगे, आपका जो रिटर्न है वो 7-8% तो बन ही जाएगा। नेक्स्ट है एलएनटी। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि एलएनटी जैसी जो साइक्लिक कंपनी है कि जिसका स्टॉक अप एंड डाउन होता है, ऐसी कंपनी में आपको एसआईपी करना जरा सा भी फायदेमंद नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक नीचे गया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर गया, नीचे गया। तो ऐसी कंपनी में आपको स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए, नहीं कि एसआईपी। ऐसी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं है। ऐसी कंपनी आपको क्लियरली रिजेक्ट करनी चाहिए एसआईपी करने के लिए। नेक्स्ट है टाटा स्टील। तो मेटल सेक्टर भी ऐसा रहता है कि उसमें भी साइक्लिक मूवमेंट आता है, जो आप ट्रेंड से भी देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे जो एसआईपी किया है तो उसका रिटर्न पहले नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव गया, नेगेटिव गया, पॉजिटिव गया। तो ये वाली कंपनी भी आपको एसआईपी के लिए सिलेक्ट नहीं करनी है। नेक्स्ट है टाटा मोटर। टाटा मोटर्स 2010 के आसपास तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन उसके बाद से मारुति ने पूरा मार्केट शेयर गेन कर लिया। टाटा मोटर के जो मॉडल्स थे वो मॉडल्स इतने ज़्यादा एट्रैक्टिव नहीं थे, और इसीलिए टाटा मोटर का जो मार्केट शेयर है वो लगभग 15% से गिर के ओनली 5 to 6% ही हो गया। इसीलिए टाटा मोटर को बहुत ही बड़ा झटका लगा था। रिटर्न देख सकते हैं कि लगभग 2016 के बाद में ये नेगेटिव जाना चालू हो गया। तो हमने जो इन्वेस्ट किया था उससे भी नेगेटिव चला गया। 2020 के बाद ये शेयर वापस से ऊपर जाने लगा, कि टाटा मोटर नए अच्छे मॉडल लाई जो एट्रैक्टिव मॉडल है। साथ में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल में टाटा मोटर बहुत ही अच्छा कर सकती है, ऐसे लोगों को उम्मीद है। तो नेक्स्ट 10 ईयर तक अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो टाटा मोटर में इलेक्ट्रिक व्हीकल में अच्छा करेगी ऐसा देख के इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर टाटा मोटर के इलेक्ट्रिक व्हीकल इतने अच्छे मॉडल बाहर नहीं निकालती है तो आपको टाटा मोटर से निकल जाना है। नेक्स्ट है मारुति। मारुति के केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ तक तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, इसके बाद
पैसे इन्वेस्ट करते रहे, लेकिन जो पोर्टफोलियो का अमाउंट है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में आ गया। मतलब 2016-17 के बाद मारुति का स्टॉक है उसने परफॉर्म करना बंद कर दिया, क्योंकि ऑटो सेक्टर दबाव में रहा था। ऑटो सेक्टर में जो ग्रोथ थी वो लगभग रुक गई थी, तो इसीलिए मारुति का स्टॉक भी एक 9-10 हज़ार का हाई बनाया। उसके बाद से वो 6-7 हज़ार की रेंज में ही घूम रहा है। तो इसका अगर हम टोटल CAGR रिटर्न गिने तो वो भी 18% बन के आता है। मतलब कि 2010 से लेके 2016 तक तो बहुत ही अच्छा CAGR रिटर्न मिला है। अच्छा, TCS, तो TCS जो है वो तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर। इसमें तो कोई देखने वाली बात नहीं है। इसमें आपने अगर इन्वेस्ट किया होता है तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता ही। अगर आप लमसम इन्वेस्ट करते तो भी अच्छा रिटर्न मिलता, SIP इन्वेस्टमेंट करते तो भी अच्छा रिटर्न मिलता। विप्रो, मैंने यहाँ पे विप्रो इसीलिए लिया है कि विप्रो 2010 के अंदर निफ्टी 50 का पार्ट था और मोस्टली लोग पास्ट डेटा को देख के कंपनी सिलेक्ट करते हैं। तो अगर हम अगले डिकेड की बात करें तो विप्रो एक अच्छी कंसिस्टेंट परफॉर्मर कंपनी थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे विप्रो सिलेक्ट किया। अगर आपने विप्रो की जगह इन्फोसिस सिलेक्ट किया होता तो पे आपका जो रिटर्न है वो बहुत ही अलग लेवल का होता। मैंने विप्रो का एग्जांपल इसीलिए लिया है कि आपको पता चले कि अगर आपने बाय चांस गलत कंपनी चूज कर ली तो भी आपका रिटर्न इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, कंपनी का बिजनेस अच्छा है। तो विप्रो के केस में हमने देखा कि इसका जो CAGR रिटर्न है वो 4 to 5% है। अगर उसमें हम इसका डिविडेंड भी जोड़ ले तो 6-7% का रिटर्न तो बन ही जाता है। अब ये चीज़ से हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे? तो सबसे पहला है कि अगर आपके पास सेक्टर का नॉलेज है और कंपनी के बारे में थोड़ा नॉलेज है और अच्छी कंपनी आप पिक कर सकते हैं, तभी आप स्टॉक SIP करें। अदरवाइज आपको म्यूचुअल फंड SIP ही करना चाहिए। अगर आप अपना कोई भी एक्टिव एफर्ट डालना नहीं चाहते हैं और आप पैसिवली अपने फंड को मैनेज करना चाहते हैं तो आपको म्यूचुअल फंड SIP ही करना चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्टॉक SIP में अगर मान लीजिए आपको कोई मिड कैप या स्मॉल कैप अच्छी कंपनी मिल गई, आपका जो CAGR रिटर्न है वो 30-40% तक भी जा सकता है। अगर आपने 10 या 15 कंपनी सिलेक्ट की है और मान लीजिए कि 1 या 2 ऐसी कंपनी आपको मिल गई कि जिसने 30-40% का CAGR रिटर्न दिया, उस केस में आपके टोटल पोर्टफोलियो का जो रिटर्न है वो 2 to 3% बढ़ जाएगा। और जब आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न 2 to 3% बढ़ जाएगा तो आपका जो मनी का मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। वहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। वीडियो से आपको ये तो पता चला कि SIP और म्यूचुअल फंड SIP में क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके पास अगर लिमिटेड अमाउंट है फिर भी आप स्टॉक SIP कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि अगर आप नेक्स्ट 10 साल तक स्टॉक SIP करना चाहते हैं तो आपको एक निफ्टी 20 सिलेक्ट करना चाहिए और बाकी ये कंपनी सिलेक्ट करनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला है रिलायंस इसीलिए कि नेक्स्ट रिटेल बिजनेस में ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है, प्लस जियो का बिजनेस इसका अच्छा चल ही रहा है, प्लस फाइबर के बिजनेस में भी आ रही है। तो ये तीनों सेक्टर ऐसे है कि जिसके अंदर ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है, तो इसीलिए मैंने रिलायंस सिलेक्ट किया है। ITC, तो ITC आप देखें तो वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर था, लेकिन 2017-18 के बाद उसका जो स्टॉक है वो नीचे गिरना चालू हो गया ड्यू टू टोबैको बिजनेस। अगर हम देखें तो ITC का नेक्स्ट प्लान है कि वो FMCG सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके उसमें ग्रोथ लाने की कोशिश करेगा। और ITC एक बहुत ही बड़ी कंपनी है और उसका टोबैको बिजनेस तो प्रॉफिट में तो है ही, लेकिन अगर FMCG बिजनेस में भी अच्छा करती है तो आपको नेक्स्ट 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दे सकती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर तो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है ही और नेक्स्ट 10 साल में भी वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर ही रहेगा, क्योंकि जो सबसे अच्छी ब्रांड है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास ही है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में तो आपका इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है। नेक्स्ट है HDFC बैंक। जैसे जैसे हमारे देश का GDP बढ़ेगा तो फाइनेंस सेक्टर में भी बढ़ोतरी होगी और फाइनेंस सेक्टर में बढ़ोतरी होगी तो इनडायरेक्टली फ़ायदा सबसे पहला HDFC बैंक को होगा। और HDFC बैंक का ऑपरेशन एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए HDFC बैंक भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहने की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट है HDFC AMC। अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड का बिजनेस बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहा है। लगभग 2015 से लेकर 2020 के अंदर बहुत सारे लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चालू किया। ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, अभी बहुत सारे लोग पार्टिसिपेंट करना चालू करेंगे। तो जब बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो उसका डायरेक्टली बेनिफिट म्यूचुअल फंड कंपनी को होगा और म्यूचुअल फंड कंपनी में सबसे बेहतरीन कंपनी है HDFC AMC। तो इसका भी 10 साल का विजिबिलिटी हमें दिख रहा है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। नेक्स्ट है HDFC लाइफ। तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी HDFC लाइफ एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और नेक्स्ट 10 साल के अंदर
इंश्योरेंस सेक्टर में भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ आने की संभावना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे HDFC लाइफ को सिलेक्ट किया है। नेक्स्ट है एशियन पेंट। एशियन पेंट लास्ट 10 साल में बहुत अच्छी तरह से ग्रो किया है, प्लस नेक्स्ट 10 साल में भी अच्छी तरह से ग्रो करने की संभावना है, क्योंकि पेंट सेक्टर का मार्केट लीडर कंपनी है और पेंट सेक्टर में 6 to 7% का CAGR ग्रोथ होना निश्चित है, और प्लस इसके अंदर पेंट का इन्फ्लेशन की वजह से रेट बढ़ता है, वो भी इसको बेनिफिट होगा। टेक्नोलॉजी कंपनी में इंडिया के सेक्टर में TCS इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, तो अभी नेक्स्ट 5 ईयर तक तो सॉफ्टवेयर कंपनी में कोई भी डिक्लाइन होने की संभावना नहीं है। फिर भी कुछ साल के बाद ऐसा लगे कि सॉफ्टवेयर कंपनी में अभी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ की पॉसिबिलिटी नहीं है, तो आप 5 साल के बाद TCS में से निकल सकते हैं, अदरवाइज आप इसको SIP के लिए चूज़ कर सकते हैं। ठीक, कोटक महिंद्रा बैंक। तो HDFC बैंक के बाद दूसरी बैंक का नंबर आता है, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो 2 बैंक नहीं रखना चाहते तो ओनली HDFC बैंक से काम चला सकते हैं, या फिर HDFC की 3 कंपनियां होगी तो आप यहाँ पे HDFC बैंक की जगह पे कोटक महिंद्रा बैंक सिलेक्ट कर सकते हैं। वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप लिमिटेड अमाउंट से एक बास्केट ऑफ स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं SIP के थ्रू, और जेरोधा की हेल्प से आप किस तरह से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। लगता है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।